अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर में रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इसको देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको देखा है। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड आज की वीडियो का डिस्कशन है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये क्या चीज़ होती है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स ओनली, वेयर एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फंड्स सप्लाइड बाय शेयर होल्डर्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म लेंडर्स। देखिए ROI जो आपने देखा है पिछली वीडियो में मेरे, उसमें क्या होता है कि वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या उसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और वो जो प्रॉफिटेबिलिटी चेक किया करता है, यानी जो ROI से प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, वो टोटल कैपिटल की प्रॉफिटेबिलिटी होती है या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अब यहाँ पर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से मतलब ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स ने प्रोवाइड किया है कंपनी को वो, और साथ ही साथ जो लोन है या जो बोरोइंग्स है बिजनेस की, वो ये दोनों मिला करके जो टोटल आता है उसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और इसी कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना परसेंट कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, इसी को हम लोग ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो एक तो ये बात ये हो गई। लेकिन ये जो शेयर होल्डर्स पर प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, उसके लिए हमें ये लॉन्ग टर्म लेंडर्स को कंसिडर नहीं करना होगा। यानी जो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर हम लोग सिर्फ शेयर होल्डर्स को कंसिडर करेंगे। जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स होते हैं या जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है या जो लॉन्ग टर्म लोन्स होता है कंपनी का, उसको नहीं देखेंगे। यानी जो शेयर होल्डर्स ने प्रोवाइड किया है अमाउंट, उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड निकालते हैं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड का ही एक और नाम है जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। देखिए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड दो तरीके से निकल सकता है। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड और एक है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। जब हम टोटल शेयर होल्डर्स फंड की बात करेंगे तो इसका मतलब इसमें इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों शेयर होल्डर्स शामिल हो जाएंगे। जबकि अगर हम सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शामिल नहीं करेंगे। ये दोनों में फ़र्क। अब दोनों का फार्मूला हम देख लेते हैं क्या है। तो पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड की, टोटल शेयर होल्डर्स फंड की। ठीक है, जब हम टोटल की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को लेंगे। तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड का जो फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर इंटरेस्ट और टैक्स को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो दोनों तरह के शेयर होल्डर्स का हिस्सा होता है या दोनों तरह के शेयर होल्डर्स का वो राइट होता है। दोनों तरह का शेयर होल्डर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी जो इंटरेस्ट और टैक्स को घटाने के बाद प्रॉफिट आएगा उसमें टोटल शेयर होल्डर्स का हिस्सा होता है। इसीलिए जब इसको हम यूज़ करते हैं रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स पर तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। टोटल शेयर होल्डर्स फंड में होता क्या क्या है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तमाम तरह के रिजर्व्स और सरप्लस यानी प्रॉफिट जो आया होगा वो, अगर लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जिनको हम लोग काल्पनिक संपत्तियां कहते हैं या वो एसेट्स जो दरअसल एसेट्स नहीं है लेकिन उनको एसेट्स माना गया है। एक्चुअली वो होते हैं एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये फिक्टिशियस एसेट्स माने जाते हैं। तो इनको माइनस कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो आपका सम आएगा, टोटल आएगा, वो टोटल शेयर होल्डर्स फंड कहलाएगा। इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है। दिस रेशियो रिवील्स हाउ प्रॉफिटेबली द प्रोप्राइटर्स फंड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय द फर्म। ये देखता है कि कितने प्रॉफिटेबल तरीके से प्रोप्राइटर का फंड इस्तेमाल किया जा रहा है फर्म के द्वारा। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इस रेशियो को ऐसी ही किसी दूसरी फर्म से तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी दूसरे फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी से कम है या ज़्यादा है। आपके फर्म की प्रॉफिट पोजीशन या उसकी ताकत दूसरे फर्म के मुकाबले कम है या ज़्यादा है। दूसरा जो मैंने बताया आपको
रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर हम सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाले प्रॉफिट की बात करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही लेंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको ये बात पता होगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वही प्रॉफिट मिलता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बचता है। तो इसीलिए इस फार्मूले में हमने वो प्रॉफिट लेना है जो कि इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बचेगा। जबकि इसके पहले वाला जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर हम टोटल शेयर होल्डर्स की बात कर रहे थे। टोटल शेयर होल्डर में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शामिल है, इसीलिए वहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे थे जो कि इंटरेस्ट और टैक्स को हटाने के बाद आता है। यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे बल्कि उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जो कि इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद बचता है। ठीक है, इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, कभी भटकेंगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया इसको ध्यान में रखिएगा कि चूंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स पर अगर हमें निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी, तो इक्विटी शेयर को जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद मिलता है। और जाहिर सी बात है कि जब डिविडेंड देने की बात हम कर रहे हैं तो इंटरेस्ट और टैक्स तो पहले ही घटा दिया जाता है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता इसका पूछना कि इसको लेंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। ऑब्वियसली इंटरेस्ट पहले घटता है, उसके बाद टैक्स घटता है, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड को घटाते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की जब बात करेंगे तो ये टोटल शेयर होल्डर्स फंड की तरह ही है, सिर्फ इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को शामिल नहीं करेंगे। यानी इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, तमाम तरह के रिजर्व्स, सरप्लस या अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो, और उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में हमने कहीं भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को शामिल नहीं किया है। सिंस द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, taxes and dividends on the preference share capital, equity shareholders of a company are more interested in knowing the earning capacity of their funds in the business। दरअसल ये रेशियो निकाला क्यों जाता है? जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी प्रॉफिट पर हिस्सा या उसी प्रॉफिट पर हक या उसी प्रॉफिट पर जो अधिकार है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद आखिर कितना प्रॉफिट बच रहा है, और वो उनको इस रेशियो से पता चल जाएगा। दिस रेशियो मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फंड्स बिलोंगिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये बात मैंने पहले ही बता दिया है कि इस रेशियो से हमें प्रॉफिटेबिलिटी तो पता चलती है, लेकिन सिर्फ उस फंड की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने प्रोवाइड किया है। टोटल शेयर होल्डर्स फंड की प्रॉफिटेबिलिटी हमें पिछले वाले फार्मूले से पता चलेगी जहां पे मैंने रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट किया था। दिस रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस। इस रेशियो से ये पता चलता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का पैसा बिजनेस कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है। जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, हायर द रेशियो बेटर इट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जितना ज्यादा ये रेशियो होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इतना अच्छा होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस है, बिकॉज दे मे गेट हायर डिविडेंड। तो ज़्यादा होने पर उनको ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है। दिस में बी यूज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ये जो रेशियो है इसकी मदद से ये बात तय हो सकती है कि डिविडेंड कितना दिया जाए इक्विटी शेयर होल्डर्स को और कितना पार्ट प्रॉफिट का रिजर्व्स के लिए बचाया जाए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। उस क्वेश्चन में हम लोग दोनों चीज़ें निकालेंगे, रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आपके सामने टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल को आप ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट ना माने, ये बस इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप एसेट्स और लायबिलिटी या डेबिट और क्रेडिट ना समझें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, जो कि 4 लाख का हो गया, यानी 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की दी हुई है। रिजर्व्स 50,000 का है। कंपनी को सरप्लस हुआ है 2,20,000 का। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी की 8 लाख है। अंडर राइटिंग कमीशन 20,000 है और 15% डिवेंचर 1 लाख का है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंटेड टू ₹3,55,000। रेट ऑफ टैक्स इज 50%। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए पार्ट जो है क्वेश्चन का वो है रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड।
रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ध्यान रखिएगा। अब आफ्टर निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर, तो बिफोर के बाद हमें क्या करना होगा, आफ्टर, यानी इंटरेस्ट को और टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। पहले तो लिख लें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,55,000 जो यहाँ दिया हुआ है, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे पहले। अब इंटरेस्ट कहाँ से पता चलेगा, देखिए ये जो 15% डिबेंचर है, ये डिबेंचर एक तरह का कंपनी के लिए लोन होता है और इसके पहले जो परसेंटेज लिखा होता है इसको इंटरेस्ट माना जाता है। तो 15% डिबेंचर का मतलब 15% एनुअली इंटरेस्ट पे किया जाना है। तो इसका 15% आप निकाल लें 1 लाख का, ये हो गया 15,000। अब आप इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए तो आपके सामने बचता है 3,40,000। ये जो प्रॉफिट आया ये आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया जाता है। तो देख लेते हैं टैक्स रेट क्या है। टैक्स रेट दिया हुआ 50%, तो 3,40,000 का 50% अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1,70,000 यानी हाफ। तो 1,70,000 टैक्स आपने माइनस कर दिया तो आपके सामने जो बचा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 1,70,000। हम लोग इसको फार्मूले में यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हमें एक चीज़ और बाकी है। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ था, टोटल शेयर होल्डर्स फंड। टोटल शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि हमें यहाँ दी हुई है 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि यहाँ दी हुई है 2 लाख, रिजर्व्स 50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सरप्लस 2,20,000 ये भी दिया हुआ है, और इसमें से हम अंडरराइटिंग कमीशन माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन जो है ये एक तरह का फिक्टिशियस एसेट्स है। 8,50,000 टोटल शेयर होल्डर्स फंड आ गया। पिछली स्लाइड से आपको मैं दिखा दूं 1,70,000 प्रॉफिट आया था इंटरेस्ट और टैक्स घटाने के बाद, और इस स्लाइड से आपको पता चल गया टोटल शेयर होल्डर्स फंड। बस अब आप आसानी से इसको फार्मूले में पुट करिए और सॉल्व कर लीजिए। तो फार्मूले में जब मैंने पुट किया 1,70,000 अपॉन 8,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो हमें मिला 20%। इसका मतलब रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड 20% है, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिजर्व, सरप्लस को मिला करके जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है फर्म की वो 20% आ रही है। दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एज वेल एज डिविडेंड। हमें यहाँ पर डिविडेंड भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो दूसरा पार्ट है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला रिटर्न हमें निकालना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो मिलता है रिटर्न, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वही मिलता है। तो देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो हम पिछली स्लाइड से निकाल चुके हैं, तो इसको बार बार सेम कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्मार्टली अगर हम एक्ट करें तो हम पीछे से जो मैंने निकाला है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये तो काम हम आधा कर चुके हैं 1,70,000, तो इसको दोबारा निकालने की जरूरत है, हम उसी को ले लेते हैं 1,70,000। इसके बाद हमें जो नई चीज़ माइनस करनी है वो है डिविडेंड। डिविडेंड 12%। किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के शेयर कैपिटल के पहले जो परसेंटेज लिखा होता है वो उसका रेट ऑफ डिविडेंड होता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 2 लाख की है इस पर 12% डिविडेंड दिया जाना है, तो इसका 12% आप निकालेंगे तो आएगा 24,000। तो ये डिविडेंड जब आप माइनस कर देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। यही हमें चाहिए फार्मूले के लिए। अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें दूसरी चीज़ चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के लिए हमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लेना होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेते हैं यहाँ से 4 लाख। रिजर्व लेना होगा, रिजर्व ले लेते हैं यहाँ से 50,000। प्रेफरेंस नहीं लेंगे हम, बता दें आपको, क्योंकि मैं इक्विटी लेना है। सरप्लस ले लेंगे 220 जो कि यहाँ है, और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देंगे जो कि 20,000 है यहाँ से। तो हमारे पास सब कुछ जोड़ने और इसको घटाने के बाद 6,50,000 यानी 6,50,000 आ गया। अब दोनों इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड भी है, और हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी है। बस फार्मूले में इसको पुट करेंगे 1,46,000 अपॉन 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमें आ गया 22.46%। ये जो परसेंटेज है ये बता रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा लगाया है साथ ही साथ रिजर्व और सरप्लस को ले करके, उससे जो अर्निंग हो रही है वो 22.46% है। देखिए सिर्फ 1% जान करके आप बहुत कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। अब आप इसी परसेंटेज को किसी दूसरी फर्म जो आपके जैसी हो उसका अगर आप परसेंटेज भी देख लेंगे
तो उससे मिलाने के बाद, उससे कंपेयर करने के बाद किसी नतीजे पर पहुँचेंगे और कोई कंक्लूज़न आप निकाल पाएँगे। अगर आप किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।